नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, जिसको अगर संक्षेप में कहना चाहें तो उसका मतलब ये था कि जो विकिरण होती है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। और प्लांक के इसी सिद्धांत पर आधारित हमने एक गुण पढ़ा था पदार्थ का, कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण का जो एक्सप्लेनेशन है या उसकी व्याख्या है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही दी जाती है, जो प्रकाश को, विकिरण को छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ मानता है। अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक और गुण है पदार्थ का, या मुख्य रूप से हम कहें कि धातुओं का, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसे भी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा या विकिरण की कणीय प्रवृत्ति के द्वारा समझाया जा सकता है। तो प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन करें। कुछ धातुएं हैं, इन्हें सक्रिय धातुएं कहा जाता है, जैसे कि पोटेशियम, सिंबल ब्रैकेट में लिखे गए हैं के, रुबिडियम और सीजियम आदि की सतह पर यदि उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश, उपयुक्त आवृत्ति का मतलब हम अभी आगे पढ़ लेंगे, डालने पर चित्रानुसार, आपको चित्र भी दिखा देते हैं, चित्र 2.9 पेज नंबर 40 पर है, ये आपको कॉपी पर बनाना है। चित्रानुसार इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। धातु है, धातु की सतह पर प्रकाश आकर के गिरता है, उपयुक्त आवृत्ति वाला, जितनी आवृत्ति चाहिए उतनी आवृत्ति वाला प्रकाश आकर के गिरता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। और यहाँ पर एक डिटेक्टर या संसूचक लगा रहता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है और पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और धारा भी बहने लगती है, उससे पता चल जाता है। तो आपको चित्र दिखा देते हैं, और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, दोबारा देखें, धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन का निकलना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना और फिर धारा का बहना, इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश की वजह से विद्युत प्रभाव नजर आ रहा है, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं बुक में। ये इसका चित्र है, देखते हैं इसे। ये धातु है, सक्रिय धातु, प्रकाश आकर के गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये डिटेक्टर है, संसूचक जो इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रहा है, और यहाँ से विद्युत धारा, पीछे सर्किट पूरा किया हुआ है, तो धारा प्रवाहित हो रही है। ये विद्युत धारा मापी है जो बताता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नहीं। यदि सेंटर में रहती है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और यदि इसकी सुई किसी भी साइड पर घूमी हुई होती है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और इस विद्युत धारा की सहायता से यहाँ पर बैटरी लगी है, जिसे चार्ज किया जा रहा है और बाद में इसको काम में लिया जा सकता है। आप लोगों ने सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे अपने आसपास, खेतों में, घरों में सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्माण, बिल्कुल यही सिस्टम रहता है। ये उसका छोटा मॉडल है। इसके मुख्य बिंदु, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ मेन पॉइंट्स या बातें। धातु से प्रकाश पुंज टकराने के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे ही प्रकाश टकराया और इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू, किसी तरह का कोई टाइम गैप नहीं रहता। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब कितने इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकल रहे हैं, यह संख्या डिपेंड करती है प्रकाश की तीव्रता पर। प्रकाश की तीव्रता मतलब प्रकाश में उपस्थित फोटोन की संख्या। जितने फोटोन ज़्यादा आएंगे
प्रकाश में उतनी ही प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी और उतने ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे। एक मुख्य बात आ रही है जिस पर आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, वो है प्रत्येक धातु एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश गिरने पर ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित करती है। अब हम थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं, पीछे की बातें याद करते हैं। हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरण पढ़ी, ये भी पढ़ा कि अलग अलग प्रकाश की आवृत्ति अलग अलग होती है। फिर हमने यह भी पढ़ा कि ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। कोई भी धातु ऐसा नहीं है कि उस पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश गिरे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। देखो, प्रकाश का गिरना मतलब ऊर्जा का आना, उसी ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो वो जो ऊर्जा है, हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ है, E बराबर एच न्यू। ऊर्जा डिपेंड करती है प्रकाश की आवृत्ति पर। तो एक निश्चित ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने पर, और ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब क्या है? निश्चित आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। यही देखिए, प्रत्येक धातु, अलग अलग धातुओं के लिए यह निश्चित आवृत्ति अलग अलग होगी। प्रत्येक धातु एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश गिरने पर ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित करती है। यह न्यूनतम आवृत्ति उस धातु के लिए देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति परिभाषा आती है अभी पेपर में, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं उसको परिभाषित कीजिए। तो देहली आवृत्ति का मतलब है, आप ये पॉइंट एज इट इज लिख सकते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश गिरने पर कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, धातु के इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। अभी हमने बात की, जो न्यूनतम आवृत्ति है वो न्यू ज़ीरो है, और इससे संबंधित न्यूनतम ऊर्जा वो होगी एच न्यू ज़ीरो, को कार्यफलन या W0 भी कहते हैं। जो न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसकी आवृत्ति न्यू ज़ीरो रहती है, उसको कार्यफलन भी कहते हैं। मतलब हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एच न्यू ज़ीरो मतलब कार्यफलन, एक ही बात है ये दोनों। अगर टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा, जो फोटोन टकरा रहा है उसकी ऊर्जा एच न्यू है, और कम से कम ऊर्जा जो चाहिए थी वो है एच न्यू ज़ीरो। एच न्यू अगर एच न्यू ज़ीरो से ज़्यादा है, जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ऊर्जा फोटोन लेकर के आ रहा है, तो बची हुई ऊर्जा का क्या होगा? शेष ऊर्जा, मतलब एच न्यू में से एच न्यू ज़ीरो घटा देंगे तो शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। अब यहाँ पर भी इसे समझिए, ये एक प्लेट है जिस पर इलेक्ट्रॉन आकर के गिरे, फोटोन आकर के गिरे। जब फोटोन आकर के गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, धातु से बाहर आ जाता है। तो धातु से बाहर आ गया, इसके लिए तो एच न्यू ज़ीरो जरूरी था। अब जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन तो एच न्यू, फोटोन तो एच न्यू ऊर्जा के आ रहा है, और एच न्यू ज़ीरो यहीं पर खर्च हो गई, इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए खर्च हो गई। बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम करेगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी। हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो एच न्यू बराबर एच न्यू ज़ीरो जो मिनिमम चाहिए थी, प्लस 1/2 MeV²। आपने 10th क्लास में पढ़ा है गतिज ऊर्जा का सूत्र, 1/2 MV²। M उस पदार्थ का द्रव्यमान और V उस पदार्थ का वेग। हाँ, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन का लगाएंगे और वेग भी इलेक्ट्रॉन का लगाएंगे। न्यू टकराने वाले फोटोन की आवृत्ति, न्यू ज़ीरो धातु के लिए देहली आवृत्ति, जितनी कम से कम जरूरत है, Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और V निष्कासित इलेक्ट्रॉन का वेग। तो ये इसकी ऊर्जा से संबंधित हो गया। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। एक तो ये सूत्र, ये वाला सूत्र, ये सूत्र, क्योंकि इस पर आगे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव का। डायग्राम आपको बता दिया है, वो आपको बनाना है। आगे आपकी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.9 आ रहा है। तो इस प्रश्न को देखें, यदि 4 × 10⁻⁷ मीटर तरंगदैर्ध्य वाला फोटोन है, वो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु से टकराता है। ये एक धातु है जिसका कार्यफलन मतलब एच न्यू ज़ीरो वो ये है 2.1 वोल्ट,
मतलब इतनी ऊर्जा चाहिए तो इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह पर आएगा अंदर से निकलकर। टकराता है तो एक तो हमें निकालना है निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये जो इलेक्ट्रॉन चला उसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी। तो आने वाली ऊर्जा में से ये वाली ऊर्जा माइनस कर देंगे तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। और अगला भाग इस प्रश्न का जो पूछा गया है वो देखिए, टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा, कितनी ऊर्जा वो लेकर के आ रहा है और कितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दी गई गतिज ऊर्जा के रूप में। अब देखो आपने जितना भी पढ़ा है पीछे उसमें हमने ऊर्जा जूल में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी गई है और आपको ये प्रश्न में बता दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 गुणा 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। इतना हमें पता है, हम इसको हल करते हैं। पहले हम यह वाला भाग कर लेते हैं, टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा। भाग 2 पहले कर लेते हैं। टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा एच न्यू। तो हमें उसके लिए एच चाहिए और न्यू चाहिए, लेकिन हमें न्यू नहीं दिया गया, हमें दिया गया है तरंग दैर्ध्य या लैम्डा। और आप जानते हैं अगर लैम्डा हो तो यही सूत्र हम कन्वर्ट कर देते हैं एच सी बटा लैम्डा में। न्यू की जगह पर हम सी बटा लैम्डा लगा देते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एच की जगह पर हम लगाएंगे 6.626 गुणा 10⁻⁻34। सी आपको याद है 3 गुणा 10⁸ और लैम्डा आपको प्रश्न में दे दिया गया है 4 गुणा 10⁻⁻7। अब इसको हल करते हैं। देखें, जब हम 6.626 को 3 से गुणा करके 4 से भाग दे देंगे तब उत्तर देखिए क्या आएगा। उत्तर आएगा 4.97। 4.97 गुणा 10⁻⁻34 ऊपर था, +8 ऊपर था, -7 ऊपर जा करके +7 हो गया। 4.97 गुणा 10⁻⁻19 जूल आपसे पूछी गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर ये दे रखा है, हमें पता है 1.602 गुणा 10⁻⁻19 जूल बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4.97 गुणा 10⁻⁻19 जूल बराबर होगा 1/1.602 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 4.97 गुणा 10⁻⁻19। ये कट जाएंगे। 4.97 में 1.602 का भाग देंगे तो ये आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम भाग 1 करते हैं। भाग 1 में आपसे पूछा गया है निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं एच न्यू बराबर h0 प्लस 1/2 mv²। एच न्यू हम निकाल चुके हैं 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने अभी अभी निकाला आने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और कार्यफलन आपको प्रश्न में ही दे दिया गया था 2.13 प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा 3.1 माइनस 2.13 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र का प्रयोग करके ऐसे न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं। आगे है प्रश्न 2.10।
इसमें आपको दिया हुआ है सोडियम के आयनन के लिए 242 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य की विद्युत विकिरण पर्याप्त है। तो हम लिखते हैं सोडियम के लिए लैम्डा 0 242 नैनोमीटर, हमें निकालनी है इसकी आयनन ऊर्जा h न्यू 0। c बटा लैम्डा 0, h की जगह पर आ जाएगा 6.626 गुणा 10 की पावर -34, c की जगह पर 3 गुणा 10 की पावर 8, और लैम्डा 0 की जगह पर आ जाएगा, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -9 से गुना करना पड़ता है। 6.626 को 3 से गुना करके जब 242 का भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा। ये 242 है, दशमलव नहीं है इसमें। (0.0821 गुणा 10 की पावर -17 जूल। वैज्ञानिक संकेतन में कर दें तो ये आ जाएगा 8.21 गुणा 10 की पावर -19 जूल। अब जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न 2.12। प्रश्न 2.12 में आपसे कहा गया है कि यदि किसी धातु की सतह पर 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण डालते हैं तो 0 वेग वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मतलब जो कम से कम तरंगदैर्ध्य चाहिए वो है लैम्डा 0 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग। हमें हमेशा आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदल लेना चाहिए। 6800 गुना 10 की पावर -10 मीटर। हमें निकालनी है देहली आवृत्ति और कार्यफलन। कार्यफलन को हम ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात। आपको पता है न्यू बराबर होता है c बटा लैम्डा, तो न्यू 0 बराबर हो जाएगा c बटा लैम्डा 0। c की जगह पर 3 गुणा 10 की पावर 8 और लैम्डा 0 की जगह पर 6800 गुना 10 की पावर -10। ये 2 जीरो अगर हम इसमें पावर में एडजस्ट कर दें तो ये आएगा 8 बटा 68 गुना 10 की पावर -8। अब अगर 3 में 68 का भाग देते हैं तो देखिए .0441 गुणा 10 की पावर 16। वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे 4.41 गुणा 10 की पावर 14। जब इधर को दशमलव खिसकता है तो पावर माइनस हो जाती है। ये आवृत्ति निकाल रहे हैं तो इसको हर्ट्स। और कार्यफलन W0 बराबर h न्यू 0 बराबर h 6.26 गुणा 10 की पावर -34 गुणा 4.41 गुणा 10 की पावर 14। इनको अगर हल करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं तो आता है 29.2 गुणा 10 की पावर -18 जूल। -20 जूल, सॉरी। ये 20 है।
इस प्रकार दो सिद्धांत चलते हैं या उस समय चल रहे थे प्रकाश के बारे में, प्रकृति के बारे में, विकिरण की प्रकृति के बारे में। एक सिद्धांत तो कह रहा था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण अनवरत चलती है, बिल्कुल सीधी चलती है, बिना रुके एकसार चलती है। और दूसरा सिद्धांत कह रहा था कि प्रकाश की विकिरण छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में चलती है। इसे हम कहते हैं सिद्धांत और इसे हम कहते हैं कण सिद्धांत। एक सिद्धांत कह रहा था कि प्रकाश ये विकिरण तरंग के रूप में चलती है और दूसरा सिद्धांत कह रहा था कि विकिरण कण के रूप में चलती है। इसे तरंग प्रकृति कहते हैं, इसे कणीय प्रकृति कहते हैं। अब दोनों में से सही कौन सा है? कुछ गुण ऐसे हैं प्रकाश के जो तरंग प्रकृति द्वारा समझाए गए, बहुत बढ़िया समझाए गए। आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, विक्षेपण, वो सभी तरंग प्रवृत्ति के आधार पर समझाए जाते थे। लेकिन कुछ गुण ऐसे थे जो तरंग प्रवृत्ति के आधार पर नहीं समझाए जा सकते थे, उनके लिए कण प्रकृति बतानी पड़ी। वो थे अभी हमने पढ़े हैं, 2 कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव उनमें से मुख्य हैं। तो फिर वास्तव में विकिरण की प्रवृत्ति कैसी है, तरंग है या कण है? तो इसका हल निकालने के लिए एक और कंसेप्ट दिया गया प्रकाश की ड्यूअल नेचर का, या हम उसे प्रकाश का द्वैत व्यवहार भी कहते हैं, जो ये कहता है कि प्रकाश के दोनों गुण हैं, कणीय प्रवृत्ति भी है और तरंग प्रवृत्ति भी है। कैसे है वो अब आपको समझाते हैं। प्रकाश का द्वैत व्यवहार क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के समान व्यवहार करता है। जब विकिरण की अन्योन्य क्रिया द्रव्य किसी भी पदार्थ के साथ, ठोस द्रव गैस के साथ टकराती है विकिरण आकर के, तो वह कण जैसा व्यवहार दिखाते हैं, जिसके आधार पर हमने कृष्णिका विकिरण और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। और जब विकिरण होता है, चल रही है, तो यह तरंग जैसा गुण दर्शाती है। विकिरण सीधी चले जा रही है तो ये तरंग के रूप में चल रही है। जैसे ही यह किसी पदार्थ से टकराते ही इसकी प्रवृत्ति कणीय हो जाती है, ये फोटॉन्स को प्रदर्शित करने लगती है। तो ये है प्रकाश का द्वैत व्यवहार। हमने पढ़ लिया कि प्रकाश या विकिरण तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है और कण के रूप में भी व्यवहार करता है। यहाँ तक इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे, समझा रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन मॉडल की बातें करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।